एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने बेटे के साथ में एक ऑनलाइन वेबसाइट वालों के पास जाता है संपर्क करने के लिए। वहाँ पर ये था कि आप अपने लिए दुल्हन सेलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ जाने के बाद वो बुज़ुर्ग व्यक्ति वहाँ के एक आदमी से बात करता है और कहता है कि मैं ऐसे फला फला गांव से आया हूँ और मुझे मेरे बेटे के लिए एक दुल्हन की आवश्यकता है। मेरे बेटे की उम्र काफ़ी हो चुकी है लेकिन उसका विवाह नहीं हो रहा। मैं उसके लिए एक सुंदर सी अच्छी सी लड़की चाहता हूँ। वो जो लोग होते हैं वो कहते हैं कोई परेशानी नहीं है, आप जैसी कहेंगे वैसी आपको दुल्हन मिल जाएगी, लेकिन उसके बदले आपको कुछ कीमत अदा करनी पड़ेगी। बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि मेरा इकलौता बेटा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो कुछ है आज तक इसी के लिए है, मुझे सिर्फ इसकी शादी से मतलब है, लेकिन लड़की सुंदर होनी चाहिए। वो बोलते हैं कि लड़कियों की फ़ोटो आपको दिखाई जाएगी, फ़ोटो दिखाने के बाद आप उनमें से जिस लड़की को पसंद करेंगे उसी से आपके बेटे का विवाह करवा दिया जाएगा। बुजुर्ग व्यक्ति कहता है ठीक है। उन्हें एक एल्बम दिखाया जाता है जिसमें लगभग 15-20 लड़कियों की फ़ोटो होती है। अब उनका बेटा उसमें से फ़ोटो देखना शुरू करता है। उसने 7-8 फ़ोटो पलटी होंगी, तभी एक लड़की पर उसकी नज़र रुक जाती है। वो बहुत देर तक उस लड़की को देखता रहता है। तभी वो बुज़ुर्ग व्यक्ति कहता है कि बेटा, क्या तुम्हें ये लड़की पसंद है? तो वो कहता है हाँ पिताजी, मुझे ये लड़की बेहद पसंद है। अब उनसे कहा जाता है, वो कहते हैं कोई बात नहीं, एक कीमत अदा करनी पड़ेगी, जितनी ज़्यादा खूबसूरत दुल्हन उतनी ज़्यादा कीमत। वो बोलता है बुजुर्ग व्यक्ति कोई बात नहीं, मेरे बेटे को अगर यही लड़की पसंद है तो मुझे यही लड़की चाहिए, फिर इसके बदले कीमत चाहे कोई भी हो। अब जैसे ही बातचीत होती है, रकम वगैरह की बात होती है, लेकिन अब वो लड़का कहता है कि पूरा जीवन मुझे जिस लड़की के साथ बिताना है, क्या मैं उससे कुछ देर के लिए आमने सामने बैठकर बातचीत कर सकता हूँ? बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि सही है, दोनों को जीवन यापन करना है, एक दूसरे के साथ रहना है, क्यों ना दोनों एक दूसरे से बातचीत कर लें। वो लोग भी मान जाते हैं। अब दुल्हन को बुलाया जाता है, इधर दूल्हा होता है यानी जो लड़का वो बुजुर्ग व्यक्ति होता है, और साथ में जो उन दोनों का रिश्ता करवाने वाला होता है, जैसे मीडिएटर बोला जाता है, वो व्यक्ति भी वहीं पर होता है। दोनों आपस में बातचीत करते हैं। लड़की अपना नाम बताती है, अपने जीवन के बारे में बताती है, लड़का भी अपने बारे में बताता है। तो लड़की कहती है क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? तो लड़का कहता है हाँ बिल्कुल पसंद हो, इतनी पसंद हो कि मैं तुम्हें अब हमेशा हमेशा के लिए अपनी कैद में रखना चाहता हूँ। इतना कहकर अपनी जेब से हथकड़ी निकालता है और हथकड़ी निकाल करके उस दुल्हन को पहना देता है और बोलता है यू आर अंडर अरेस्ट, यानी तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। वो लोग कुछ समझ पाते इतनी देर में, जो उनके साथ मीडिएटर थे वो लोग भागना शुरू कर देते हैं, और वो लोग उसे जो आसपास छुपे हुए थे पुलिस के लोग, वो भी उन्हें जा कर के पकड़ लेते हैं। दरअसल जो लड़का आया था अपने लिए दुल्हन देखने, वो एक पुलिस ऑफिसर था। जो उसके साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो उनके पिता का रोल अदा कर रहे थे, वो भी एक पुलिस के ही अफसर थे। साथ में एक टीम थी जो आसपास छुपी हुई थी। सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब ये पता चलता है तो पता चलता है कि जो ये लुटेरी दुल्हन थी, अगर इसकी इस पुलिस ऑफिसर से शादी होती तो वो उस लड़की की 26वीं शादी होती। इससे पहले वो 25 दूल्हों से शादी करके उन्हें लूट चुकी थी, लेकिन आखिर में उसका पर्दा फाश हो जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं ज्योति गौड़, और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ, सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला लगता है सवाई माधोपुर, और वहीं का एक थाना है मान टाउन थाना। 3 मई 2025 की बात रही होगी, सुबह सुबह का वक्त था। एक व्यक्ति जिसका नाम होता है विष्णु शर्मा, वो जाकर के थाने के गेट पर रोने लग जाता है। रोता रहता है और परेशान रहता है। अंदर से कोई आता है और उससे कहता है आखिर तुम क्यों रो रहे हो? तो वो बताता है कि दरअसल मेरी जो दुल्हन है वो खो गई है। अभी कुछ समय पहले मेरा विवाह हुआ था और अब मेरी दुल्हन कहीं चली गई है, उसका दुनिया में कोई नहीं है मेरे अलावा, और वो यहाँ पर नई है, उसे कोई जानता तक नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ, आप मेरी रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए।
अब जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो कहते हैं कि तुम एक तहरीर लिखवाओ, उसके बाद हम तुम्हारी दुल्हन को तलाशना शुरू कर देंगे। अब जब वो तहरीर लिखवाता है तो वो एक कहानी सुनाता है। वो बताता है कि मेरा नाम विष्णु शर्मा है, मेरे पिता का नाम बनवारी शर्मा है, मैं ISHS कॉलोनी का रहने वाला हूँ, मेरा काफ़ी समय से विवाह नहीं हो रहा था। विवाह के लिए घर वाले बहुत परेशान थे, तभी मेरा संपर्क खंडवा मध्य प्रदेश की रहने वाली सुनीता जी से होता है और उसी के साथ साथ खंडेला निवासी पप्पू जी के साथ होता है। वो बोलते हैं कि परेशान नहीं हो, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ कीमत अदा करनी पड़ेगी। उसी वक्त मुझे एक लड़की से मिलवाया जाता है। लड़की मुझे देखने में बेहद अच्छी लगती है। हम दोनों की शादी 19 अप्रैल 2025 को हो जाती है। दरअसल हमारी शादी एक कोर्ट मैरिज तरीके से होती है, हमें अदालत के पास ले जाया जाता है, लेकिन ये शादी दिखाने के लिए कोर्ट मैरिज थी, मगर हमें अदालत के अंदर नहीं ले जाया जाता, एक वकील लिया जाता है। वकील सारे काम जो कागज होते हैं उस पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं, फोटो खींची जाती है और बाहर की बाहर ही ये सारा कार्य हो जाता है। अब 20 अप्रैल 2025 को विष्णु शर्मा अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद घर परिवार में सब बहुत खुश हैं, क्योंकि एक तो विष्णु शर्मा की काफी समय से शादी नहीं हो रही थी। एक उनके घर के बेटे की जब शादी होती है, दुल्हन आती है तो मंगल गीत गाए जा रहे होते हैं, लोग आ रहे जा रहे होते हैं, भीड़ लगी हुई है रिश्तेदारों की, साथ ही साथ मुंह दिखाई के लिए लोग आते जाते रहते हैं। लोग काफी तारीफें करते हैं कि वाकई में देर से सही लेकिन विष्णु शर्मा की बीवी बेहद खूबसूरत आई है। अब दिन बीतने लगते हैं, लेकिन अभी जो नई नवेली दुल्हन है वो घर का कोई कार्य नहीं करती। विष्णु की माँ कहती है कोई बात नहीं बेटा, अभी वो नई आई है, किसी दूसरे घर में किसी लड़की को रहने में एडजस्ट करने में वक्त लगता है, कुछ समय बाद वो धीरे धीरे सब करना शुरू कर देगी। अब कार्य सारा उसकी सास किया करती थी, यानी विष्णु की माँ, और जो दुल्हन थी वो सिर्फ सज संवर कर बैठा करती थी, नहाती थी, धोती थी और अपने कमरे की सफाई करके सिर्फ कमरे में बैठकर अपने पति का इंतजार करती रहती थी। सिर्फ उसका रिश्ता उस कमरे में, अपने सास सिंगार में और अपने पति के साथ रहने में था। बस उसके पति आता था, वो अपने पति के साथ रहती थी, खाना अंदर खाती थी, बस नहाने धोने और अपनी कुछ जरूरत के लिए वो घर से कमरे से बाहर निकला करती थी। ऐसे ही समय बीतता जाता है। विष्णु शर्मा अपनी पत्नी को बेहद प्यार करते थे, वो जो मांगती थी वो उसके लिए तोहफे ला कर देते थे, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत थी, वो उसे बेहद प्यार भी करती थी। वो जब सज संवर कर बैठती थी तो बोलती थी ये सारा साज सिंगार सिर्फ तुम्हारे लिए है। वो उसके ऊपर पूरी तरह से आकर्षित हो जाता है। दिन समय ऐसे ही बीतता जाता है। अचानक 2 मई 2025 को विष्णु शर्मा कहीं बाहर गए हुए थे। तभी अचानक से जब वो घर वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी पत्नी घर से कहीं गायब हो गई है। घर वाले परेशान हो जाते, आसपास गांव में, गली में, हर जगह ढूंढा जाता है, लेकिन वो नहीं मिलती। अब उसके पास अपना कोई पर्सनल फोन नहीं था। अब कुछ देर बाद विष्णु शर्मा अपना मोबाइल ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन विष्णु शर्मा का भी फोन नहीं मिलता। वो किसी दूसरे के फोन से अपने ही फोन पर फोन मिलाते हैं तो सामने से उसकी दुल्हन फोन उठाती है। फोन उठाते ही वो कहता है कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें कब से तलाश कर रहा हूँ, मैं इतना परेशान हूँ, मेरी घबराहट बढ़ गई है। तो दुल्हन सामने से जवाब देती है कि तुम भूल जाना, मैं तो सिर्फ तुम्हें लूटने आई थी, बस मेरा प्यार इतना ही था, मैंने तुमसे ना प्यार किया ना ही शादी की, ये शादी भी झूठी थी, मेरा प्यार भी झूठा था। मैंने तुमसे शादी की, सुहाग रात मनाई, तुमने अपनी कीमत अदा कर दी, अब मैं अपने जा रही हूँ। वो कहता है कैसा मजाक कर रही हो। वो कहती है कि मेरा यही काम है, अभी तुम थे, तुम्हारी कीमत मैंने वसूल कर दी है, तुमसे जो पैसे लेने थे वो मैंने ले लिए हैं, जो तुमने कीमत दी उसके बदले मैंने तुम्हें एक कम से कम 4 से 5 रातों का सुख दिया, अब तुम मेरी तलाश मत करना।
अब विष्णु शर्मा हक्का बक्का रह जाता है और सोचता है कि ये शायद मजाक कर रही है, सुबह ये वापस आ जाएगी। लेकिन जब वो वापस नहीं आती तो 3 मई को ये तहरीर लिखवाने थाने पहुंचता है। थाने पहुंचने के बाद जब वो तहरीर लिखवाता है तो पुलिस भी तुरंत एक्शन में आ जाती है, बड़ी ईमानदारी से एक टीम गठित करती है और टीम गठित करने के बाद तुरंत से जांच विभाग टीम इस पर एक्शन लेने के लिए बोल देती है। तुरंत एक टीम गठित की जाती है जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति पिता का रोल अदा करते हैं, साथ ही साथ एक युवा जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो बेटे का किरदार अदा करते हैं। अब वो धीरे धीरे राजस्थान की अलग अलग जगह पर, इलाकों पर ढूंढना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही समय बीतता रहता है लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। ऐसे ही धीरे धीरे वो मध्य प्रदेश के भोपाल में पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक ऑनलाइन वेबसाइट एक ऐसी है जो लोग शादी करवाते हैं। दरअसल वो उन्हीं लोगों का ग्रुप समूह था। अब वो वहां पहुंच जाते हैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर। जैसा कि आपको बता दिया गया कि वो दोनों ही पुलिस के ऑफिसर्स थे। अब जब वो देखा जाता है तो वो फोटो सिर्फ उसी की तलाश की जाती है जिस दुल्हन के बारे में विष्णु शर्मा ने बताया था। जैसे ही उस लड़की की शक्ल दिखाई देती है, उस लड़की के लिए हामी भरी जाती है, उसे मिलने बुलाया जाता है और आखिर में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब उससे गिरफ्तार करके सवाई माधोपुर के माउंट टाउन थाने में ले आया जाता है। अब लाने के बाद अब जब उससे सच्चाई पूछी जाती है तो वो सच्चाई बताना शुरू करती है कि दरअसल 2018 में उसकी शादी हुई थी विशाल पासवान नाम के व्यक्ति से। दरअसल उसके जो घर वाले और परिवार वाले थे वो इस शादी से खुश नहीं थे, फिर भी हम उसी गांव में रह रहे थे। 2021 तक हमारी शादी अच्छे से चली, तब तक हमारे 2 बच्चे भी हो गए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन रोजगार का कोई साधन नहीं था, इसलिए हमने गांव छोड़ा और गांव छोड़कर मध्य प्रदेश के भोपाल में आकर के बस गए। अब यहाँ आने के बाद पति पत्नी में विवाद होना शुरू हो जाता है, दोनों की आपस में नहीं बनती। इसी बीच दोनों अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद अब जो दुल्हन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो रोशनी, सुनीता, पप्पू, रघुवीर और अर्जुन सिंह जैसे लोगों के संपर्क में आती है। दरअसल ये लोग ऐसे थे जो ऐसे लोगों को ढूंढा करते थे जिनका काफी समय से विवाह नहीं हो रहा, और दूसरा वो काफी अच्छे पैसे वाले लोग हो और ज्यादा पढ़े लिखे या समझदार नहीं हो, ज्यादातर गांवों के लोग हों। उनसे उन्हें उनके साथ दुल्हन की शादी करवाई जाती थी। शादी करवा के उसे लूटा जाता था, कैश लिया जाता था और वहां से दुल्हन भाग जाती थी। दरअसल दुल्हन को एक कीमत अदा करते थे कि वो लोग कम से कम हर एक व्यक्ति से अलग अलग डिमांड करते थे, किसी से 2 लाख, किसी से 3 लाख, किसी से 4 लाख, जैसी पार्टी होती थी वैसा। लेकिन हर दुल्हन को एक शादी के ऊपर 50,000 रुपए दिए जाते थे। ये सिलसिला चलता रहता है। वो जो दुल्हन थी उसने लगभग 25 शादियां की थी। अगर इस पुलिस वाले से उसकी शादी होती तो ये उसकी 26वीं शादी थी। अब वो बताती है कि उसने लगातार ऐसे ही शादियां की। वो शादी करती थी, कुछ दिन रुकती थी, उनका सामान लूटती थी और लूट करके फरार हो जाती थी। अगर किसी जगह वो गलती से फंस जाती थी तो अपने ग्रुप वालों को फोन करती थी, वो आते थे, बकायदा इसकी जो कीमत ली गई थी वो वापस देते थे और दुल्हन को लेकर आ जाते थे, क्योंकि इनके लिए दुल्हन का अपने पास होना जरूरी था। क्योंकि लुटेरी दुल्हन तभी तो ये अगला शिकार ढूंढेंगे और कोई आगे किसी और को उस शिकार में फांसेंगे। लेकिन आखिर में पुलिस अपनी समझदारी दिखाती है। विष्णु शर्मा की तहरीर पर उनको पकड़ लिया जाता है। पुलिस ईमानदारी से पूरा कार्य करती है और आखिर इस दुल्हन की सच्चाई और इस गिरोह की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागृत करना है कि विवाह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें 2 लोगों का बंधन नहीं, 2 परिवारों का बंधन जुड़ता है, जिसमें जब तक अच्छे से छानबीन ना हो, हम जाने नहीं कि कौन कहाँ का है, क्या है, कैसे है, तब तक विवाह के बंधन में नहीं बनना चाहिए। और कहते हैं कि दुल्हन है कोई खाने पीने की या रखने की सामग्री नहीं है जिसकी कीमत अदा करी जाए और तुम अपनी पसंद की दुल्हन अपने पास लेकर के आ जाओ, फिर तो शायद उसका अंजाम यही होगा। वैसे भी लुटेरी दुल्हनों का चलन चल रहा है, ज़्यादातर लोग ऐसा ही टारगेट ढूंढते हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा, फिर वो विवाह के लालच में
सुंदर सी लड़की तलाश करते हैं, कीमत अदा करते हैं और जो घर का सामान होता है वो उससे भी अपना हाथ धो बैठते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।